वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एंड वेलकम टू आवर अनदर वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अफवाह तंत्र चैप्टर का पार्ट थर्ड, जिसमें इस चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और बाकी इसके जो पार्ट्स हैं, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव कहानी की तरह इस पार्ट को पढ़ा है, उनका लिंक, नेक्स्ट वीडियोस का लिंक और सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वन लाइनर में आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु व ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के किस क्षेत्र से होता है? उत्तरी क्षेत्र से। मतलब इस चैप्टर को आप देख चुके हैं तो कई क्वेश्चन आप डायरेक्ट खुद ही आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमने इनके उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी शामिल किया है जो क्वेश्चन बन के आई हुई हैं या आने की संभावना है। कि जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो होता है वो अलग अलग हमने पढ़ रखा है इस टॉपिक में, लेकिन हिमालय का वो क्षेत्र कौन सा माना जाता है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी या मध्य है? तो पहले ना पढ़ा हो तो हम कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि वो हमें थोड़ा मध्य में दिखता है हिमालय के, क्योंकि इसके ऊपर भी तो पहाड़ है ना हिमालय के। लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है वो हिमालय के किस दिशा में माना जाता है? उत्तर में। तो इसलिए यहाँ अंदाजा नहीं लगाना है, एग्जैक्ट आंसर उत्तर ध्यान रखना है। दूसरा है, नदी अपने कौन से हिस्से में सर्वाधिक अपर्दन करती है? तो ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा कटाव करती है, अपर्दन करती है। नदी अपने कौन से हिस्से में जलप्रपात बनाती है? तो ये भी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से गिरती है तो जलप्रपात बना देती है। नदी अपने कौन से हिस्से में वी आकार की घाटियां बनाती है? तो ये भी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच में वी आकार की घाटियां बनाती हुई चलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नदी अपने उत्तरी क्षेत्रों में बनाती है। अब कुछ चीज़ें हैं जो निचले हिस्सों में बनाएगी लास्ट में नदी मुहाने के आसपास। नदी अपने कौन से हिस्से में विसर्प बनाती है? तो निचले हिस्से जब मैदानों में फैल जाती है तो ऐसा आकार के विसर्प बना देती है। नदी अपने कौन से हिस्से में गोखुर झील बनाती है? तो ये भी निचले हिस्से में नदी मुहाने में समुद्र के किनारे गोखुर झीलें बना देती है। नदी अपने कौन से हिस्से में निक्षेपण आकृतियां बनाती है? तो ये भी निचले हिस्से में अलग अलग तरह की निक्षेप वाली, मतलब जो गाद मलबा लेकर के आती है, बिछा देती है, डेल्टा वेल्टा जैसी आकृतियां बनाती है, तो ये निक्षेपण आकृतियां कहलाती हैं। ये भी निचले हिस्से में बनती है। आठवां क्वेश्चन है, नदी अपने कौन से हिस्से में डेल्टा बनाती है? तो नदी मुहाने पर, मुहाना मतलब नदी का अंतिम छोर। नौवां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां डैश से निकलती हैं? तो कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज जानने को मिली हमें कि प्रायद्वीप की ज़्यादातर नदियां कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, हुगली नदी पर निर्मित नदी द्वीप है गंगा सागर नदी द्वीप। ये हमने इस वीडियो में चैप्टर में नहीं देखा था, तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा जानकारियाँ निकल के आती हैं, उन सबको भी हमें यहीं कवर करना है। 11वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी निम्न में से किन हिमालयी श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो उसका आंसर है लद्दाख व जास्कर। मतलब कि हमने सिंधु वाले टॉपिक में इसको देखा था कि ऊपर 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये सिंधु उनमें से किसके बीच में जाती है, वो क्वेश्चन आता है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में। 12वां है, किस क्षेत्र से सिंधु नदी पर्वतीय हिस्सों से बाहर निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है? तो उस जगह का नाम है अटक क्षेत्र। ऐसा ही गंगा का क्वेश्चन है अगला, किस क्षेत्र से गंगा नदी पर्वतीय हिस्सों से बाहर निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है? तो वह है हरिद्वार। हरिद्वार से ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में, हरिद्वार के बाद मैदानी क्षेत्र में बहती है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी कराची की डैश दिशा से होते हुए अरब सागर में गिरती है? मतलब कौन सी दिशा से गिरती है? पूर्व से। तो ये दिशाएं भी पूछी जाती है। 15वां है, सिंधु नदी जल समझौता 1960 के तहत भारत के हिस्से में आई 3 नदियां हैं। कौन सी 3 है? रावी, व्यास, सतलुज, ये भारत को मिली। और ऊपर की जो है सिंधु, झेलम, चेनाब, वो पाकिस्तान को मिली थी। सिंधु नदी समझौता 1960 के तहत पाकिस्तान के हिस्से में 3 नदियां हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम। 17वां है, सिंधु नदी जल समझौता 1960 के तहत भारत सिंधु नदी तंत्र का कितने प्रतिशत प्रयोग करेगा? 20%। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत को मिलने सिंधु नदी समझौते से भारत को जो 20% मिला, उस जल का प्रयोग भारत किन राज्यों में सिंचाई के लिए करता है? पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। तो एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं जिनको वन लाइनर फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, गंगा के दाएं की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो दाएं से थी हमने देखी यमुना और सोन। गंगा के बाएं की सहायक नदियाँ हमने देखी जो ऊपर से दिखती है मैप में,
अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक व कोसी। गंगा यमुना संगम स्थल कहाँ होता है? इलाहाबाद यूपी में। गंगा सोन संगम स्थल पटना बिहार में। भागीरथी यानी गंगा और अलकनंदा का संगम स्थल कहाँ था? देवप्रयाग में। गंगा रामगंगा का संगम स्थल कन्नौज यूपी में। गंगा गोमती का संगम स्थल गाजीपुर यूपी में। ये सारी नदियों के साथ में हमने पढ़े थे, लेकिन अभी हम फैक्ट की तरह इनको क्वेश्चंस के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। गंगा घाघरा संगम स्थल कहाँ था? छपरा बिहार में। गंगा गंडक संगम स्थल कहाँ था? पटना बिहार में। गंगा कोसी संगम स्थल था भागलपुर बिहार में। हुगली किस क्षेत्र से गंगा से अलग होती है? तो फरक्का पश्चिम बंगाल से। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? फरक्का। गंगा का डेल्टा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पहले वीडियो देख चुके हो या टॉपिक्स को कवर कर चुके हो, यहाँ आपका रिवीजन भी हो रहा है और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप बाहर निकाल के याद कर पा रहे हो। 33वां क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। गंगा ब्रह्मपुत्र सीधा आपने पढ़ लिया मेघना। अगला है, गंगा जमुना की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो भी बात हुई है मेघना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का ही नाम तो जमुना है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, इसलिए दोनों रूप में प्रेजेंट किया है। अगला है, गंगा यमुना की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जा सकता है? अब यहाँ पर बांग्लादेश में ये कट कर देना है, क्योंकि बात हो रही है यमुना की, तो यमुना बांग्लादेश में नहीं है, भारत में गंगा यमुना है और इसका क्या नाम से जाना जाता है? गंगा। ये इसलिए क्वेश्चन डाला गया है ताकि आप ये डिफरेंस गंगा जमुना और गंगा यमुना इस डिफरेंस को पहचान सके। जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम, यमुना गंगा की सहायक नदी जो भारत में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई? तो जून 2014। नमामि गंगे परियोजना के दो उद्देश्य क्या हैं? तो वो हैं गंगा का कायाकल्प और प्रदूषण की कमी। चीन में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। आगे बढ़ते हैं, 40वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र को उसके वास्तविक नाम से जाना जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बाकी हर जगह इसके अलग अलग नाम है। 41वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत की नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा सिल्ट निक्षेपण होता है? ये भी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ब्रह्मपुत्र में। फिर 42वां क्वेश्चन है, तिब्बत की जलवायु कैसी है? शीत एवं शुष्क। इसमें शीत तो सब लोग लगभग जानते हैं कि यहाँ ठंडा क्षेत्र है, शुष्क भी है, ये कई लोग नहीं जानते, तो इसलिए ध्यान रखना है, शीत एवं शुष्क उसकी जलवायु है। 43वां है, प्रायद्वीपीय नदियों के बीच मुख्य जल विभाजक है पश्चिमी घाट। प्रायद्वीप में जो पश्चिमी घाट है वो जल विभाजक है, इधर है पश्चिमी नदियाँ और इधर है पूर्वी नदियाँ। 44वां है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है, तो पश्चिम में हमने देखा था सिंधु, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, पेरियार और भारतपुजा। पेरियार और भारतपुजा ये दोनों इधर केरल में है और ये भी पश्चिम की ओर गिरती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट 45वें क्वेश्चन की तरफ, बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहते हैं? सागर, जैसे कैस्पियन सागर व मृत सागर। 46वां क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो अभी हमने देखा केरल में। किस नदी को केरल की जीवन रेखा कहते हैं? इसी पेरियार नदी को। भारतपुजा नदी किस राज्य में बहती है? ये भी अभी देखा, केरल में। नमामि नर्मदे किस राज्य सरकार की योजना है? मध्य प्रदेश की, क्योंकि वहीं बहती है, वहीं से स्टार्ट होती है ये। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है, वराही नदी में है, कर्नाटक पर। ध्यान रहे ये है ऊंचा जलप्रपात, पहले पहला और दूसरा ऊंचा जलप्रपात देखेंगे, फिर पहला और दूसरा बड़ा जलप्रपात, मतलब कि उसके पूरे अपर क्षेत्र के हिसाब से बड़ा। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बरही पानी जलप्रपात, ऊंचाई 399 मीटर और बुधबलंगा नदी उड़ीसा में है। तो ये दोनों हो गए ऊंचाई के हिसाब से। अगला है अपवाद क्षेत्र, जिसमें स्थल और जल दोनों को मिलाते हैं, तो उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जिसे जेर सेप्पा या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये शरावती नदी कर्नाटक में है। अगला है अपवाद क्षेत्र यानी स्थल जल को मिला के उसके अनुसार भारत का
दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम। पहला जोग, दूसरा शिव समुद्रम। ये कावेरी नदी कर्नाटक पर है। अब है जल आयतन। ऊपर जो देखे थे इसमें जल स्थल दोनों थे। अब सिर्फ जल का आयतन देखा जाए तो उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम, जो यहाँ पर दूसरा है। जल के हिसाब से वो शिव समुद्र पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन। टोटल 75 क्वेश्चन है इसमें, बने रहे वीडियो में। शिव समुद्रम जलप्रपात से निर्मित विद्युत का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है? तो शिव समुद्रम जो है वो बिजली देता है बेंगलुरु को, मैसूर को और कोलार स्वर्ण क्षेत्र में। 56वां है हिमालय निर्माण के दौरान कौन सी विशाल नदी पूरे हिमालयी क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती या बहती थी? तो इसका नाम है शिवालिक या फिर इंडो-ब्रह्म नदी। इसका उद्गम माना जाता था असम से और सिंधु खाड़ी पंजाब से अंत माना जाता था। तो ये मतलब थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट आ गया कि हिमालय के उभार से पहले भी वहाँ जो नदी बहती थी, जिससे ये तीनों नदियाँ बाद में बनी हैं। अगला क्वेश्चन है वो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र किस प्राचीन नदी से बनी है? तो उस नदी का नाम था शिवालिक या इंडो-ब्रह्म नदी। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन है सिंधु गंगा के बीच निर्मित जल विभाजक था पोटवार पठार दिल्ली रिज। मतलब इसी टॉपिक से बात हो रही है कि ये जो बड़ी शिवालिक या इंडो-ब्रह्म नदी थी, इससे सिंधु गंगा अलग कैसे हुई, बीच में कौन सा जल विभाजक क्षेत्र आ गया? तो वो था पोटवार पठार दिल्ली रिज। ऐसे ही गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच निर्मित जल विभाजक, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र अलग क्यों हुई? तो बीच में क्या आ गया? राजमहल पहाड़ियाँ व मेघालय पठार। क्वेश्चन नंबर 60। सिंधु तथा गंगा के बीच जल विभाजक क्षेत्र पर स्थित नगर है अंबाला। ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि सिंधु गंगा के बीच जो जल विभाजक क्षेत्र था उसमें प्रसिद्ध शहर कौन सा है? अंबाला। किस नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा गया है? मांडवी नदी को। जोग जलप्रपात के अन्य नाम क्या है? जेएसएफा व महात्मा गांधी जलप्रपात। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात। ये इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। विश्व की तैरती द्वीपीय झील कौन सी है? लोकटक झील। राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं किस झील में होती है? वेम्बनाड झील, केरल में। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए उन फैक्ट को यहाँ शामिल किया गया है प्रीवियस ईयर में। 66वां है किस नदी में भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण होता है? तो चिल्का झील उड़ीसा में। कश्मीर में घरों वाली नाव को क्या कहते हैं? शिकारा। गंगा एक्शन प्लान 1985 क्या था? देश में नदी सफाई का शुभारंभ हुआ था इस योजना से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 क्या थी? तो देश की नदियों के जल में प्रदूषण कम करके गुणवत्ता में सुधार लाना, ये योजना थी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995। 70वां क्वेश्चन है गंगा नदी का जल उसके आसपास के कितने क्षेत्र की गंदगी को समाहित कर सकता है? तो आंसर है 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को, मतलब आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र की गंदगी गंगा नदी में समाहित की जा सकती है। हालांकि प्रदूषण बढ़ने वाला ही पॉइंट है ये। 71वां क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध से बनी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वो है गुरु गोविंद सागर झील। मीठे पानी की झीलों के उदाहरण, तो उसमें वूलर झील, डल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, लोकटक व बड़ा पानी झील, ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलों के उदाहरण में है सांभर, चिल्का, पुलिकट, वेमनाड व लोनार, ये सब खारे पानी की झीलें हैं। 74वां क्वेश्चन है अंबाला से सुंदरवन डेल्टा की तरफ गंगा नदी के ढाल की दर क्या है? एनसीईआरटी में दे रखा है कि अंबाला जो कि उत्तर भारत में क्षेत्र है, सुंदरवन तक गंगा नदी की जो ढाल देखता है वो कम कर देता है। तो वो ढाल क्या है? 1 मीटर ढाल प्रति 6 किलोमीटर। हर एक 6 किलोमीटर में सिर्फ 1 मीटर ढाल है, यानी काफ़ी कम ढाल मानी जाती है ये। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 75वां विश्व का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन, वही सबसे ज़्यादा तेजी करने वाला डेल्टा भी है। तो यहाँ ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।